हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका नीट एक्सप्रेस सीरीज में। और आज का हमारा जो टॉपिक है यार, वो ऐसा टॉपिक है जो बचपन से आप पढ़ते चले आए हो। समझ गए होंगे कौन सा। कोशिका जी, सेल। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो कोशिका की अगर हम बात करें, आज हम लोग पढ़ने पढ़ने क्यों यार, पढ़ाई की बात कहाँ से आ गई, किसकी बात है? PYQ जी। तो एक बार हम लोग आज के सेशन में फिर से मुलाकात करेंगे। पुराने PYQ करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है यार। तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के एक बार देखते हैं, जैसे आप चैप्टर के बाद भी करते हैं ऐसे ही एक बार फिर से MCQ का सेशन लेते हैं और देखते हैं कितना आपने समझा। जितना पढ़ाया था क्या समझ में आया या नहीं आया, या बस लगे रहे चैट में, है ना। चलो शुरू करें यार, देखते हैं कहां से कहां तक पहुंचे। पहला सवाल क्या कहता है आपका? पहला सवाल क्या कहता है आपका? पढ़ो जरा, पहला सवाल क्या है यार। पहला सवाल क्या है, पढ़ो जरा फटाफट और बताओ क्या इसका जवाब होगा। क्या सवाल कह रहा है आपका, पढ़ो यार फटाफट। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है? बताओ फटाफट, कौन सा है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहां बनता है? बताओ फटाफट, कहां बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन कहां बनता है? राइबोसोम में। और ग्लाइकोप्रोटीन कहां बनता है? देखो जरा, पॉलीसोम में बनेगा। पॉलीसोम क्या होते हैं, याद है क्या होते हैं पॉलीसोम? जहां पे मल्टीपल राइबोसोम एक ही mRNA से जुड़े रहते हैं। एक ही mRNA से बहुत सारे जब राइबोसोम जुड़े होते हैं उसे कहते हैं पॉलीसोम। और राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण। तो ऑटोमेटिकली बात है, ये क्या बनाएगा? प्रोटीन। क्या अंतःप्रतंबी जालिका कोई निर्माण करती है? नहीं। पॉलीसोम नहीं। परऑक्सीसोम नहीं। तो क्या बचा? गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय आपने पढ़ा है, गोल्जी बॉडीज क्या बनाती है? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। तो जवाब होगा डी इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताओ यार क्या है। अगला सवाल है, अंतर्विष्ट कायों के विषय में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? अब गलत कथन चुनना है। क्या गलत हो सकता है, देखो जरा। ये कोशिका द्रव्य में संचित पदार्थ को व्यक्त करते हैं। अंतर्विष्ट पदार्थ कौन से होते हैं? जो संचित होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है। गलत कहा, ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते, बिल्कुल सही बात है, झिल्ली से घिरे नहीं होते। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य स्वतंत्र रूप से होते हैं। अगर झिल्ली से घिरे नहीं है तो इसका मतलब क्या है? स्वतंत्र रूप से है। तो ये भी सही है। अब क्या है, ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं। खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं? नहीं, कहीं से नहीं। खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में ये शामिल नहीं होते हैं। वो तो कोशिका झिल्ली होती है और क्या होता है? लाइसोसोम, वो शामिल होता है। तो आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। अगला सवाल फटाफट, जितने क्वेश्चंस कर लो बाद में जरा कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप लोगों ने। उम्मीद हमें यह है इस चैप्टर से बहुत सारे आप सवाल सही करोगे, लेकिन कितने सही करोगे तो आप ही लोग बताओगे ना यार, है ना। तो देखो अगला सवाल क्या है। तुर्क रूपी तंतु किससे जुड़े होते हैं? किससे जुड़े होते हैं? देखो जरा, गुणसूत्र के टीलोमियर से। अब इसके लिए गुणसूत्र का स्ट्रक्चर याद है? कैसा स्ट्रक्चर हमने बताया था? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बताया था कि इस तरीके से, क्या बताया था? ये गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और इन गुणसूत्र के अंदर DNA होता है। ये हमने बताया था, दो धागे होते हैं DNA के। अब ये जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्राथमिक संकीर्णन। क्या कहते हैं? प्राथमिक संकीर्णन। और इस प्राथमिक संकीर्णन में एक प्लेट होती है जिसे कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। 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 और इसे कहते हैं प्राथमिक संकीर्णन। प्राथमिक संकीर्णन, ये सब पढ़ाया हुआ है वैसे, अब आपको याद हो या ना हो पता नहीं। ठीक है, ये क्या है? एक तरफ होता है सैटेलाइट, जो कुछ ही गुणसूत्रों में मिलता है, और एक तरफ होता है आप क्या कहते हैं?
टीलोमियर। अब भाई आपका सवाल क्या कह रहा है कि तुर्क रूपी तंतु कहां जुड़ते हैं, माइक्रोफाइबल्स कहां जुड़ते हैं जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, तो स्पिंडल फाइबर तो यहां जुड़ते हैं ऐसे, तो जवाब क्या होगा, काइनेटोकोर। तो टीलोमियर से नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ काइनेटोकोर से जुड़ेंगे। ठीक है, जवाब ये रहा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या है। अरे भाई बहुत लंबा है, क्या है, निम्न कथन का अध्ययन करें। अध्ययन करिए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका के अंदर प्लाज्मा झिल्ली के विस्तार द्वारा निर्मित विशिष्ट झिल्ली युक्त संरचना को पॉलीसोम के नाम से जानते हैं। कैसी बात कर रहे हैं, पॉलीसोम के नाम से। अभी तो हमने बताया था पॉलीसोम क्या होता है। क्या होता है बताओ जरा। जब एक एमआरएनए बहुत सारे राइबोसोम से जुड़ा होता है उसे पॉलीसोम कहते हैं। तो प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगा। ये वाला पॉइंट खत्म हो गया कि प्रोकैरियोट में प्लाज्मा झिल्ली वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है। प्लाज्मा झिल्ली से नहीं बनता है। अगला, ग्लाइकोप्रोटीन के संश्लेषण के लिए सूक्ष्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य स्थल है। कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता है क्योंकि वहां तो प्रोटीन बनती नहीं है ना। संपूर्ण बायोस्फीयर में पाई जाने वाली प्रोटीन रुबिस्को है। सर्वाधिक पाई जाने वाली, बिल्कुल सही बात है, सर्वाधिक तो रुबिस्को ही मिलती है, ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भाग नहीं समझा जाता है। कैसी बात कर रहे हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम तो नहीं बनाएंगे। तो ये जवाब भी बिल्कुल सही है, यानी सी और डी बिल्कुल सही है। अच्छा, यही बताना है कौन तो सही है, तो ऑप्शन ए सही हो गया, सी और डी, है ना। आगे बढ़े। परऑक्सीसोम एक कोशिका की सूक्ष्मकाय होती है जो सहायक होती है इलेक्ट्रॉन और संबंधित हाइड्रोजन को हटाने में, बिल्कुल होती है, प्रोटॉन को हटाने में, कार्बोहाइड्रेट को बसा बदलने में, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन बदलने में नहीं। परऑक्सीसोम क्या करते हैं, परऑक्सीसोम जो होते हैं वो आप कहते हैं विषैले चीजों को तोड़ते हैं, जिसमें एक नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। कैसे तोड़ते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, उसे तोड़ते कैटालेज की उपस्थिति में, और आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को हटा देते हैं। यही तो होता है, ठीक है। सूक्ष्म नलिकाएं संगठक होती हैं, किसकी संगठक होती हैं सूक्ष्म नलिकाएं, पक्षमाप, कशाप, परऑक्सीकाय। अच्छा, परऑक्सीकाय नहीं हो सकता, ठीक है, परऑक्सीसोम में कहीं भी सूक्ष्म नलिकाएं नहीं मिलती। तुर्क रूपी रेशे, तारक केंद्र, पक्षमाप, बिल्कुल तीनों में मिलते हैं, ठीक है, सभी में माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं। तारक केंद्र, सूक्ष्म रूपी और क्रोमेटिन नहीं, गुणसूत्रों में कहां से आ गए, गुणसूत्रों में कभी भी आप कहते हैं सूक्ष्म नलिकाएं नहीं मिलती, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं मिलती हैं। और न्यूक्लियोसोम, तारक केंद्र और तारककाय, न्यूक्लियोसोम भी वही कहानी आ गई। न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, इसमें भी सूक्ष्म नलिकाएं नहीं होती। तो इसका मतलब जब ये सारे ऑप्शन देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कोशिकांगों के युग में किसमें डीएनए नहीं होता। अब किसमें डीएनए बिल्कुल नहीं होता है, किसी एक नाम को देख लो। तो आपको याद है डीएनए कहां मिलता है, डीएनए आपको मिलता है केंद्रक में, डीएनए कहां मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, डीएनए कहां मिलता है क्लोरोप्लास्ट में। यही तो 3 जगह मिलता है। तो जरा एक बार ऑप्शंस चेक करते रहो यार, कहां पे इनके नाम लिखे हुए हैं। आप कह रहे हो पहले वाले ऑप्शन में लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो यह ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे में क्लोरोप्लास्ट नहीं हो सकता। चौथे में केंद्रक आवरण और माइटोकॉन्ड्रिया, तो केंद्रक आवरण छोड़ दो, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया तो, केंद्रक आवरण छोड़ दो तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही होगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब लाइसोसोम और राजधानियों में यहां कहीं डीएनए नहीं मिलता, तो इसलिए यही हम कह रहे हैं कि इसमें डीएनए का उपस्थिति नहीं है, ठीक है। यहां केंद्रक आवरण लिखा था, पहली नजर में केंद्रक लगा है ना, केंद्रक लगा, ऐसा है नहीं। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नीट 2019, अरे वाह। तो कौन सा कथन सही नहीं है बताओ जरा। लाइसोसोम में बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, सही नहीं है, ये बताना है, ये तो सही है। लाइसोसोम के जल अपघटनीय एंजाइम अम्लीय पीएच में क्रियाशील होते हैं, क्या बात है, बिल्कुल सही है। लाइसोसोम झिल्ली से घिरी हुई संरचना है, जवाब तो ये भी सही है। क्या हुआ, अब तो जब पहला दूसरा तीसरा सही है तो गलत कौन सा होगा, चौथा ही होगा आंसर। तो चौथा टिक लगा दें या पढ़ लें।
लाइसोसोम अंतःप्रतिपी जालिका में संवेष्टन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। नहीं, संवेष्टन से नहीं बनते हैं, उससे अलग होके बनते हैं, सम्मिलित होके नहीं बनते। तो जवाब होगा डी, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निसल्स के पिंड, ओहो निसल्स ग्रेन्यूल, जूलॉजी का क्वेश्चन आ गया। मुख्यतः किसके बने होते हैं? नीट 2018 का है ये। निसल्स ग्रेन्यूल कहां पढ़े हैं हमने? न्यूरॉन। न्यूरॉन का मतलब, ठीक है, संवेदी जो तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, आपने पढ़ा है न्यूरॉन जो होते हैं उनमें साइटोन एक्सॉन दो भाग होते हैं। साइटोन के अंदर केंद्रक के चारों तरफ निसल्स ग्रेन्यूल मिलते हैं। वो किसके बने होते हैं? निसल्स के पिंड। तो किसके बने होते हैं? क्या प्रोटीन लिपिड के बने होते हैं? नहीं। क्या डीएनए आरएनए के बने होते हैं? नहीं। क्या न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं? नहीं। किसके बने होते हैं? राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके बने होते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, अच्छा, इनके बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं, देखते हैं क्या लिखे हैं। अर्धस्वायत्त अंगक है, बिल्कुल है। डीएनए मिलता है तो अर्धस्वायत्त होंगे, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन। क्या बनती है? प्रोटीन। और ये प्रोटीन कहां बनती है? राइबोसोम के ऊपर। और माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्लोरोप्लास्ट हो, दोनों में ही 70s राइबोसोम हमें मिलता है। ये बात दिमाग में रखनी है। तो देखो जरा क्या होगा। तो अर्धस्वायत्त अंगक है, बिल्कुल सही बात है। पूर्ववर्ती अंगों के विभाजन से बनते हैं, बिल्कुल सही है, उनमें डीएनए होता है, सही है, लेकिन प्रोटीन संश्लेषी प्रणाली का अभाव होता है। ये क्या बात हुई? प्रोटीन संश्लेषी प्रणाली का अभाव होता है, ये कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, कौन सा कथन सही है इनमें से? ए बी दोनों सही है, बी सही है, ए गलत है, ए सही है, बी गलत है, और ए बी दोनों ही गलत है। तो आंसर क्या होगा? ए सही है लेकिन बी गलत है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा का, अच्छा, ट्यूबुलिन प्रोटीन कहां मिलती है? अब इसका तो ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। कहां मिलती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, माइक्रोट्यूब्यूल में, थैलेकॉइड में, पाचक एंजाइम में। अब अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट होते तो हम तुरंत सोचते यार ट्यूबुलिन और माइक्रोट्यूब्यूल जुड़े हुए हैं। आंसर ये होना चाहिए, आंसर ये होना नहीं चाहिए, आंसर ये है। ठीक है साहब, माइक्रोट्यूब्यूल्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलती है, और माइक्रोट्यूब्यूल ही तो फिर आपके सारी चीजें बनाते हैं जितने भी आपने पढ़े हैं अभी तक नाम। वो चाहे सेंट्रियोल हो, चाहे फ्लैजिला हो, चाहे सीलिया हो, पक्षमाप, कशाब, ठीक है, तारक्काय, ये सब यही बनाते हैं। ठीक, 9+2। हेट्रोफैगोसोम क्या होता है? हेट्रोफैगोसोम क्या होता है बताओ जरा। भोज्य पदार्थ युक्त फैगोसोम तथा प्राथमिक लाइसोसोम के संलयन द्वारा। आप कहते हैं, मान लो आपने लाइसोसोम पढ़ा था, आपने लाइसोसोम में पढ़ा था कि भोजन जब आता है अंदर तो वो सबसे पहले प्राथमिक लाइसोसोम से जुड़ता है, और जुड़ने के बाद में सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है। उसे क्या कह सकते हैं? इसे कह रहे हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम को ये कह रहे हैं हेट्रोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम को ये क्या कह रहे हैं? हेट्रोसोम। क्या ये सही है? हेट्रोफैगोसोम, क्या ये सही है? हेट्रोफैगोसोम, ये इनका कहना है। इसके अलावा गोल्जी ऑपरेटर्स नवनिर्मित वेजाइकल एंडोसोम से संयुक्त होकर पूर्ण कार्यात्मक हो जाता है। गलत है, गोल्जी ऑपरेटर सारा कुछ है ही नहीं इसका मतलब। ठीक है, हेट्रोफैगोसोम का प्राथमिक लाइसोसोम और अपघटनी अंतर कोशिकीय अंगकों के संलयन द्वारा निर्मित होता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, और लाइसोसोम जिसमें केवल अपचित भोजन पदार्थ होते नहीं। इसका आंसर है पहला वाला। ठीक है, ये हेट्रोफैगोसोम कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा किसी भी सवाल में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना अंगक के भीतर अंगक है? क्या बात है, एक कोशिकांग के अंदर दूसरा अगर कोशिकांग आपको मिलेगा तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या हो सकता है। कौन बताएगा? फटाफट बोलो, कौन बताएगा? फटाफट बोलो भाई, क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा इसका? बताओ जरा, बताओ जरा, आंसर कौन सा होगा? अंगक के अंदर अंगक, भाई आप अभी पढ़ा था 2 मिनट पहले, कोशिका के अंदर क्या मिलता है? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या मिलता है? हमने क्या बताया था? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या मिलता है? हमने कहा था राइबोसोम। क्या कोई और ऐसे अंग होते हैं, कोई भी ऐसा कोशिकांग होता है जो किसी और कोशिकांग के अंदर मिले? क्या राइबोसोम के अलावा पेरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मीजोसोम, ये कहीं और मिल सकते हैं? जवाब होगा नहीं।
70S राइबोसोम, ये आपको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। ठीक है, तो ये कोशिका है, ये कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये राइबोसोम है। ठीक है, 70S राइबोसोम और ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S राइबोसोम हमें मिल रहे हैं। निम्न में से किस कोशिका अंगक की झिल्ली इकहरी होती है? अच्छा, किस कोशिका अंगक की झिल्ली इकलौती होती है, सिंगल होती है, ये हमें बताना है। तो इसमें सेंट्रोसोम डबल, मीजोसोम और केंद्रक ये डबल है, मीजोसोम तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। तो इसमें लाइसोसोम जो होता है ये सिंगल झिल्ली वाला होता है, ये सिंगल झिल्ली इसमें मिलती है और अंदर क्या मिलते हैं, जल अपघटनी एंजाइम। ठीक है, बाकी सभी टू लेयर्ड। ठीक है, बाकी सभी टू लेयर्ड होते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन हो बता देना कि क्या कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद अगला क्या है क्वेश्चन वो देखते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकीय अंगक कौन से हैं? अच्छा, फिर वही इसी तरीके का सवाल है, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक मतलब किनमें झिल्ली मिलती है वो हमें बताना है, इनमें से किसमें झिल्ली मिल रही है। तो ये बात आपको बतानी होगी कि किसमें झिल्ली नहीं मिलती। अब आपके दिमाग में होना चाहिए झिल्ली के बिना कौन सा अंग आता है, सिर्फ एक नाम आएगा आपके दिमाग में तुरंत, राइबोसोम। तो अगर हम राइबोसोम किसी भी ऑप्शन मिल रहा है इसका मतलब वो आंसर नहीं है, क्योंकि वो झिल्ली के बिना होता है। तो यही पूछा है झिल्ली एक कौन सा अंग है, तो इसमें राइबोसोम देखो नाम यहाँ दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यानी ये तीन आंसर नहीं हो सकते। तो जवाब ऑटोमेटिकली कौन सा हो गया, सी। जवाब कौन सा हो गया, सी। बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत कितनी बात में, कोई भी दिक्कत हो बताना। ठीक है साहब, अगला सवाल करें इसके बाद। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है एल आकार के गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? एल आकार के, अब जरा आप देखिए जरा, एल ये है, ठीक है, एक वी आकार भी होता है, एक जे आकार भी होता है और एक आई भी होता है। इसमें हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में आता है, इसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। इसमें थोड़ा सा किनारे आता है, सब मेटासेंट्रिक। इसमें काफी किनारे आता है, एक्रोसेंट्रिक। और इसमें टिप पे आता है टीलोसेंट्रिक। तो इसका मतलब है सब मेटासेंट्रिक इज द राइट आंसर, जिसमें एल शेप बनता है, एक लंबा भुजा ये वाली और एक छोटी भुजा ये वाली। इसमें काफी छोटी हो गई इसलिए जे शेप कहते हैं, ये आई के आकार का है। ठीक है, केंद्रिका का कार्य क्या है? केंद्रिका का कार्य संश्लेषण करना है। किसका संश्लेषण करना है? केंद्रिका कहां पढ़ा था, केंद्रक के अंदर। आप पढ़ चुके हैं कि केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर केंद्रक के अंदर इस तरीके से केंद्रकी पोर मिलते हैं, छिद्र मिलते हैं और अंदर की ओर केंद्रिका मिलती है। क्या मिलती है? केंद्रिका। केंद्रिका, ठीक है। अब इस केंद्रिका के अंदर आपको क्या मिलता है? इस केंद्रिका के अंदर आपको मिलता है राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम का निर्माण कराता है, जो राइबोसोम का निर्माण कराता है। ठीक है, ये बना। इसके बाद लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियों की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि, और ये सवाल देखो कितनी बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट ही है। क्यों कहा जाता है बताओ जरा? इनमें कैटालिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, केंद्रक पर परजीवी होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंजाइम पाए जाते हैं। दिमाग पढ़ते ही तुरंत बता देगा क्या जवाब होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है साहब, क्योंकि जब इसमें एंजाइम जो पाए जाते हैं, मान लो ये कोशिका है और ये कोशिका के अंदर ये एक झिल्ली से घिरा लाइसोसोम है, ये एंजाइम है। जब अगर ये झिल्ली टूट जाए तो ये एंजाइम बाहर निकल आएंगे और बाहर निकल के क्या करेंगे, बाहर निकल के क्या करेंगे, पाचन कर देंगे। तो कोशिका का ही तो भाग टूट जाएगा,
ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिलते हैं जो कि कोशिका का पाचन कर देते हैं। इसीलिए आत्मघाती है, क्योंकि खुद को मार देंगे, कोशिका ही खत्म हो जाएगी, है ना। अगला सवाल क्या है? बहुत से राइबोसोम एक एमआरएनए से संबंध होकर एक क्या बात है, बहुत से राइबोसोम एक एमआरएनए से जुड़े हैं। क्या बना? पहला सवाल था, क्या बताया था हमने? बहुत से एमआरएनए एक राइबोसोम से जुड़े होते हैं, क्या कहते हैं? पॉलीसोम। पॉलीसोम को हिंदी में कहते हैं बहुसूत्र। तो जवाब क्या मिल गया? पॉलीसोम या बहुसूत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक यहाँ पे चित्र दिया है और इसमें ए बी सी डी ऑप्शंस हैं और इसमें फिर बहुत सारे नाम हैं। आपको सही सही बताना है कि ए बी सी डी क्या है। अगर आप इस चित्र को गौर से ना देख पा रहे हो तो एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ए बी सी डी लेबलिंग आपको पहचाननी है क्या होगी। तो इस लेबलिंग में पहला नाम कौन सा हो सकता है? हम सबसे पहले सी की बात करेंगे क्योंकि सबसे आसान है इसे पहचानना। सी क्या होगा? तो ये क्या मिल रहा है हमें? बीच का पोर्शन केंद्रक, और ये क्या मिल रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदब्बी जालिका। तो इसका मतलब है आपका सी तो केंद्रक है, और सी केंद्रक का मतलब सी के लिए टर्म है ये वाला 8वें नंबर का। तो सी 8वां नंबर कहाँ है? यहां नहीं है, कट कर दीजिए। यहां नहीं है, कट कर दीजिए। इन दो में से कोई एक है। अच्छा, डी के बाद डी वाला देख लेते हैं। डी क्या है? तो डी आपने कहा इसमें क्या दे रखा है? डी पीआई, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। पॉसिबली नहीं है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है, यहां कहीं माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है? नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ए। क्यों? क्योंकि इसमें डी लगाया गया है 3। 3 मतलब होगा जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ये रहा। ठीक है, साइटोप्लाज्म ये होगा। और ए और बी क्या है? यहां पे ए और बी क्या है? लेबलिंग आपको याद होनी चाहिए फटाफट। ए और बी क्या है? तो ए हम कह रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। गोल्जी सम्मिश्रण किसमें भाग लेता है? बताओ फटाफट, किसमें भाग लेता है? गोल्जी सम्मिश्रण किसमें भाग लेता है? वसा अम्ल के अपघटन में? नहीं। जीवाणु के श्वसन में? नहीं। अमीनो के सक्रियण में? नहीं। किसमें? स्रावी पुटिकाओं को बनाने में। भाई गोल्जी भाग में क्या होता है? सिस और ट्रांस दो भाग होते हैं। सिस से आप कहते हैं जब बाहर निकलते हैं, और सिस से अंदर जाते हैं गोल्जी बॉडी में, और ट्रांस से जब बाहर निकलते हैं तो वो पुटिकाओं के अंदर होते हैं। तो पुटिकाओं का श्रावण करना इसका मुख्य कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स की सामान्यता एक्सोनिमल व्यवस्था क्या है? एक्सोनिमल व्यवस्था याद आती है आपको, कशाभिका का स्ट्रक्चर याद आ गया होगा, जहां हमने एक्सोनिमा का नाम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 9+2 स्ट्रक्चर, याद है? 9+2 स्ट्रक्चर। 9+2 में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट था। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं, वो 9 किनारे मिलती हैं और 2 बीच में मिलती है सिंगल। तो इसमें से यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा है कि केंद्रीय स्थित माइक्रोट्यूब्यूल के युग्म के संग परिधि पे अरिविन्यस्थित डबलेट के 6 युग्म, यहां भी 6 युग्म, तो 6 तो हटाई दो। 9+2 होता है, 6+2 नहीं, है ना। तो ये हटा दो। केंद्रीय स्थित माइक्रोट्यूब्यूल के युग्म के संग, ठीक है, परिधि पे डबलेट के 9 युग्म। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आंसर है। और एकल केंद्रीय स्थित नहीं, एकल केंद्रीय स्थित नहीं है, ठीक है, इसे छोड़ दो। आंसर हुआ सी। क्या हुआ आंसर? सी। आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र का चित्र दिखाया गया है और ए और बी पहचानना है। अभी हमने बनाया था ए और बी क्या हो सकता है, तो हमने कहा ए और बी क्या होगा? टीलोमियर और सैटेलाइट ही होंगे इनमें, क्योंकि किनारे के भाग हैं। ठीक है, तो क्रोमोमियर क्रोमोमीटर नहीं हो सकता, सेंट्रोमियर द्वितीयक संकुचन नहीं हो सकता, द्वितीयक संकुचन सैटेलाइट नहीं हो सकता, टीलोमियर सैटेलाइट बिल्कुल होगा। एक तरफ टीलोमियर, एक तरफ सैटेलाइट, याद रखना ये सब। अभी पीछे चित्र बनाया था हमने, कौन सी स्लाइड में बनाया था? देखो जरा, कौन सी स्लाइड में बनाया था यार? गुणसूत्र का चित्र कहीं बना है? देखो, ये रहा। एक तरफ हमने कहा था टीलोमियर, एक तरफ सैटेलाइट, 2 सिरे होते हैं। ठीक है, टीलोमियर सैटेलाइट, याद रखना। तो इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। यहां तक थे, अगला सवाल। एक ठोस रेखिक कोशिकीय कंकाल तंतु जिसका व्यास 6 नैनोमीटर है, ठोस है, 6 नैनोमीटर है, एकल प्रकार के एकलक से बना होता है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? थोड़ा याद रखो, क्या होते हैं ऐसे?
6 mm के व्यास वाले 6 नैनोमीटर के व्यास वाले एकल तंतु एक ही प्रकार की प्रोटीन से कौन सा बना होता है? अंतस्तंतु, लैमिन्स या सूक्ष्म नलिका? नहीं, सूक्ष्म तंतु। आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। ठीक है भाई। एक मिनट, क्या आगे बढ़ो। हाँ, निम्नलिखित कौन सा कोशिकांग दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में पाया जाता है? अच्छा, दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कौन सा पाया जाता है? आपको याद करना रहेगा, प्रोकैरियोट में तो कोई कोशिकांग होते ही नहीं। कौन से कोशिकांग होते हैं? सिर्फ 70s राइबोसोम। और कुछ मिलता है? नहीं। यूकैरियोट में सारे मिलते हैं। तो जवाब आपको मिल गया, क्या? राइबोसोम। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, राइबोसोम बिल्कुल मिलेगा, न्यूक्लियस नहीं। न्यूक्लियस तो वैसे भी नहीं होता क्योंकि केंद्रक कला आपको प्रोकैरियोट में नहीं मिलती है और इसीलिए डीएनए बाहर की तरफ मिलता है, कोशिका द्रव्य में मिलता है ना। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित कौन सा वसा संश्लेषण का स्थान है? बेहतरीन। वसा संश्लेषण कहाँ होती है? अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, वहां तो प्रोटीन का निर्माण होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्गी बॉडीज में नहीं। गोल्गी बॉडीज में तो आप कहते हैं श्रावण होता है, राइबोसोम में प्रोटीन बनती है। आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखते हैं भाई फटाफट। उच्च श्रेणी के पौधों में क्लोरोप्लास्ट का आकार कैसा होता है? कैसा होता है हमें पता है, ऐसा होता है। ऐसा होने का क्या मतलब है? ओवल या डिस्क्वाइड। ठीक है, क्योंकि जाली नुमा हो नहीं सकता, मेखला नुमा है नहीं, प्याले नुमा है नहीं, तो ये आंसर है डिस्क्वाइड। ठीक है, आंसर है डिस्क्वाइड, ए। आगे बढ़ते हैं। कौन सा निम्नलिखित में से कौन से एक कोश की भाग का सही वर्णन, एक कोश की भाग का सही वर्णन किया गया है? अच्छा भाई, क्या है एक कोश की भाग का? थैलेक्वाइड चपटे छिल्लीदार थैले जो परस्पर मिलकर क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना बनाते हैं। सही वर्णन पूछा है यार। अरे, चिपटी थैले नुमा है, बिल्कुल है, और एक के ऊपर एक मिलकर ग्रेना बनाते हैं। बात तो सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। हमें तो लग रहा है यही आंसर होगा। बाकी देख लेते हैं। तारक केंद्र सक्रिय आरएनए संश्लेषण का स्थान नहीं, अभी हमने पढ़ा था केंद्रिका में आरएनए बनता है। राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट के बड़े 80s और साइटोप्लाज्म में 70s होते हैं। क्या बात कर रहे हो, ठीक उल्टा बोल रहे हो भाई। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होते हैं? 70s। और जीव द्रव्य में कैसे होते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में 80s। तो ये तो ठीक उल्टा बोल रहा है। लाइसोसोम 8.5 pH पर सर्वोत्तम सक्रिय, मजाक चल रहा है क्या? लाइसोसोम कैसे होते हैं? अम्लीय पीएच, अम्लीय मतलब 7 से नीचे। 8.5 तो काफी छारी हो गया, तो ये भी नहीं होगा। आंसर होगा पहला वाला। ठीक है साहब, आगे बढ़े, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया के संबंधित कौन सा कथन अनुचित है? अच्छा, कौन सा कथन अनुचित है बताओ जरा, कौन सा कथन अनुचित है? ठीक है, अनुचित है मतलब उचित नहीं है। ठीक है, अच्छा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया धात्री में एक वृत्तीय डीएनए अणु और राइबोसोम होते हैं। ऐसी बात कर रहा हूं, ये तो उचित है। अनुचित कहां से हो गया? ये तो पूरी तरीके से उचित है। डीएनए भी मिलता है, 70s राइबोसोम भी मिलते हैं, सही बात है। अंतर झिल्ली अंतरबलों के संग सम्मिलित नहीं होती है, बिल्कुल सम्मिलित नहीं होती है, सही बात है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परिवहन के एंजाइम बाह्य झिल्ली में अंतःस्थापित होते हैं। कैसी बात कर रहे हो, ये तो गलत बात है। इलेक्ट्रॉन परिवहन के एंजाइम बाह्य झिल्ली में कहां से पहुंच गए? भाई इलेक्ट्रॉन परिवहन कहां से होता है? अंदर से। माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र याद है ना? इलेक्ट्रॉन परिवहन कहां से होता है? F1 F0 के बीच में ETS मिलता है, ये रहा। तो वो तो आंतरिक झिल्ली से मतलब है, बाहरी झिल्ली से क्या मतलब है? कैसी बातें कर रहे हैं, यही जवाब होगा। ये गलत है पूरी तरीके से। तो आंसर क्या हुआ? बी। बाह्य झिल्ली कार्बोहाइड्रेट के एकलक बसाव और प्रोटीन के लिए पारगम्य है। ठीक है, तो इन्होंने गलत पूछा था। अनुचित कौन सा है? तो आंसर होगा बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई, क्या है? वेसिकल, चपटे थैले और ट्यूब्यूल्स के कोशिकीय संगठन के झिल्लीमय जाल को क्या कहते हैं? अब आप सोचो, वेसिकल्स गोल, चपटे थैले सिस्टर्नी, और ट्यूब्यूल्स ऐसे, इन तीनों के संगठन को क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियस कहते हैं? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं? नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं? हाँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं? हाँ। लाइसोसोम कहते हैं? नहीं। ठीक है साहब, तो सी आंसर बिल्कुल सही है। जल में रखी गई कोशिका का प्रसरणी फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है? किसी भी कोशिका में अगर हम परासरण की बात करेंगे और फैलाव की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा संभालने वाला अंग कौन सा है? कोशिकांग कौन सा है? तो आप कहते हैं क्या लवक होते हैं? नहीं, लवक का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। राइबोसोम? नहीं।
माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। बचा क्या? राजधानी। राजधानी तो सबसे बड़ी एक ऐसा है पादप कोशिका में सबसे ज्यादा जगह घेरता है, सबसे ज्यादा जगह घेरेगा तो उसका फैलाव और संकुचन बहुत ज्यादा कंट्रोल करेगा परासरण दाव के लिए, ठीक है, परासरण के लिए। तो राजधानी इसका उदाहरण, इसका आंसर है, सॉरी। अगला सवाल है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती है? अच्छा, कौन सी घटना इसमें नहीं होती है? बताओ जरा कौन सी घटना नहीं होती है। ठीक है, फटाफट बोलो कौन सी घटना नहीं होती है, बताओ कौन सी घटना नहीं होती है, बोल दो फटाफट, तब तक पानी पिया जाए। बोल दो ना जरा, दिल में है जो छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। नहीं कहूंगा, क्यों नहीं यार, कहेंगे, आंसर बताएंगे। बोलो भाई। बोल दो फटाफट, अपने दिल की बात जुबां पे ले आओ। आंसर क्या है? प्रोटीन का बलन, प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन, संकेत पेप्टाइड का विदलन, या फास्फोलिपिड संश्लेषण? क्या जवाब आप कह रहे हो आपको मिलेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए? तो हमने कहा क्या प्रोटीन का बलन होता है? प्रोटीन बिल्कुल होता है, प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन होता है, पेप्टाइड का विदलन भी होता है क्योंकि प्रोटीन से ही तो पेप्टाइड बनती है, लेकिन फास्फोलिपिड का संश्लेषण नहीं होता। तो जवाब होगा डी। ठीक है, आगे। वह कोशिकांग जिसका मुख्य कार्य जल अपघटनी प्रक्रिया का संचय करना है। अब लो, इसका जवाब आप ऐसे ही दे दोगे। जल अपघटनी का मतलब नाम सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत एक ही आंसर आएगा, कौन सा? जल अपघटन एंजाइम कहां मिलते हैं? आपको पता है कहां मिलते हैं? सेंट्रियोल में नहीं, बर्ण लवक में नहीं, लैनकाय में हाँ, हरित लवक में नहीं। जवाब होगा सी, जवाब होगा सी। आगे इसके है, पौधों में निम्न में से किसके लिए सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज मुख्य घटक होता है? तो सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज कहां मिलता है हमें? क्या प्लाज्मा, वो प्लाज्मा झिल्ली में मिलता है? नहीं, ये तो वसा और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका भित्ति में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन भी प्लाज्मा झिल्ली की तरह होता है, यानी वसा और प्रोटीन का बना होता है। आंसर होगा बी। बी, बीबी है ना, बीबी। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? यार यार कितना आसान है, कितना आसान है, इतने आसान सवाल। ठीक है, स्लीटन और शॉन बिना सोचे समझे, रॉबर्ट ने कोशिका देखी थी, वो भी कौन सी बेचारी, मरी हुई, है ना। किसमें लिखी थी? माइक्रोग्राफिया किताब में लिखा था इसके लिए। मेंडल और मॉर्गन साहब ने आनुवंशिकता की बात की थी। वाटसन के साहब ने डीएनए दिया था, वो भी कौन सा डीएनए खोजा था? बी डीएनए खोजा था। बी डीएनए खोजा था जिसको राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है, राइट हैंडेड, ठीक है, सीधी वाली, पढ़ेंगे अभी मॉलिक्यूलर बेसिस में। स्लीटर और शॉन साहब, बिल्कुल सही बात है, एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने कोशिका झिल्ली की खोज की, भित्ति की नहीं, भित्ति की खोज तो रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। ठीक है, तो आंसर है ए। इसके अलावा रोडल्फ बिरकोर साहब ने बताया था कि जो कोशिकाएं होती हैं वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। याद रखिएगा ये सब बातें, पढ़ चुके हैं वैसे। अगला सवाल है, निम्नलिखित से कौन सी रचना है जो दो संलग्न कोशिकाओं के बीच प्रभावी परिवहन मार्ग का कार्य करती है? क्या बात है, प्रभावी परिवहन मार्ग का मार्ग कार्य करती है, सॉरी। देखो यार, देखो ये चित्र आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया है क्लास में हमने, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ाया है। अगर पढ़ा होगा तो चैट बॉक्स से बाहर निकले होगे तो याद होगा, नहीं निकले होगे तो बात ही नहीं है कोई। यहां से यहां तक जीव द्रव्य जाता है इनकी मदद से, जिसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। और इस प्रकार के मूवमेंट को कहते हैं सिम्प्लास्ट। क्या कहते हैं? सिम्प्लास्ट। और बीच में से यहां से जो होता है, यानी ये आपकी है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, और ये है कोशिका कला, ये है कोशिका कला। तो इसके बीच से कोई आता है तो उसे कहते हैं एपोप्लास्ट। क्या कहते हैं? एपोप्लास्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्लाज्मोडेस्मेटा। आगे बढ़ते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 को सम्मिलित करना है। अच्छा, प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, किसकी बनी होती है?
प्रोटीन की जो फास्फोलिपिड द्विपरत में धसे होते हैं, प्रोटीन की जो फास्फोलिपिड में धसे होते हैं। और मिडिल लैमेला किसका बना होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम पेट्रिक्टा। तो पी को 4 से मिला दो, पी को 4 से कौन मिला रहा है? सी, और क्यू को सेकंड से। ठीक है, आंसर आपके सामने। कोशिकांग जिसे कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह माना जाता है और जिसमें श्वसन की क्रियाविधि से संबंधित सभी ऑक्सीकारक क्रियाएं संपन्न होती हैं, वो कौन सा है? तो जवाब बताओ कौन सा होगा भाई। जब आप कह रहे हैं कि ऊर्जा ग्रह है तो इसका जवाब आपको वैसे ही बिना सोचे समझे मिल गया होगा, बचपन से पढ़ते चले आए हो। पावर हाउस ऑफ सेल, ऊर्जा ग्रह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। बिना सोचे समझे डी पे टिक लगा दो। ठीक है, बाकी सब तो अपने आप गलत हो गए, है ना। तो आगे का सवाल क्या है? मध्य पटलिका में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ। अब अभी मध्य पटलिका के बारे में मैंने बताया क्या होता है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो होती है वो मध्य पटलिका से बनी होती है। मध्य पटलिका, इसके बाद प्राथमिक, फिर द्वितीयक, और मध्य पटलिका बनी होती है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की। अब यहां पे नाम दिया है सुबेरिन, क्यूटिन, लिग्निन और पैक्टिन। तो जब पैक्टेट की बात कर रहे हैं इसका मतलब पैक्टिन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जवाब क्या हुआ? ये पैक्टिन इसका जवाब हुआ। ठीक है, पैक्टिन की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? वही बात फिर आ गई, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ठीक है, लिग्निन, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, लिपिड। लिपिड की कहां से बनी होगी? लिपिड की तो कोशिका कला बनी होती है। तो लिपिड अगर आपको मिल रहा है तो गलत है, यहां भी मिल रहा है, गलत है। और कहां मिल रहा है? यार ट्यूबुलिन मिल रहा है। ट्यूबुलिन किसकी बनी होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की। यानी जवाब क्या हुआ? लिग्निन, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, सेलुलोज। सेलुलोज और हेमिसेलुलोज की मेनली बनी होती है, उसके ऊपर पैक्टिन और लिग्निन का थोड़ा बहुत आवरण मिल सकता है। तो जवाब कौन सा होगा? सी। फिर है जीव द्रव्यक एक कोशिका है। अब प्रोटोप्लाज्म किसकी कोशिका है? जीव द्रव्यक क्या होता है आप पढ़ चुके हैं शुरुआत में, सबसे पहले चैप्टर में इसी का नाम पढ़ा था। क्या होता है? किसी भी कोशिका में दो भाग होते हैं, कोशिका भित्ति और प्रोटोप्लाज्म। कोशिका भित्ति और जीव द्रव्यक। तो इसका मतलब अगर कोशिका विहीन हटा दें, कोशिका भित्ति हटा दें, तो जो बचा हुआ भाग क्या है? वो है जीव द्रव्यक। तो केंद्रक रहित नहीं, विभाजित होती हुई नहीं, कोशिका भित्ति रहित बिल्कुल सही बात है, कोशिका भित्ति अलग कर दो, ये बन गया। और प्रदब्य झिल्ली रहित गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। अच्छा, सही कथन चुनना है, ध्यान रखिएगा। AI CBSE PMT प्री 2012 का सवाल है ये। ठीक है, तब प्री और मेंस हुआ करता था, तब तो स्टेज में हुआ करता था, अब तो एक ही में है। तो कोशिका झिल्ली को पार करने में सोडियम और पोटेशियम आयनों की गति निष्क्रिय अभिगमन द्वारा होती है। कैसी बातें कर रहे हो, ये तो सक्रिय परिवहन होता है, ये तो गलत हो गया। कोशिका झिल्ली का 60 से 70% भाग प्रोटीन का बना होता है। कैसी बात कर रहे हो, ये तो वसा का बना होता है, लिपिड का बना होता है, ये पॉइंट भी गलत हो गया। लिपिड एक द्विपरत के रूप में व्यवस्थित होती है जिसमें ध्रुवीय सिरे भीतरी भाग की ओर मुंह किए होते हैं। कैसी बात कर रहे हो, ध्रुवीय सिरे अंदर की ओर कहां से हो गए? ध्रुवीय सिरे तो बाहर की तरफ हो गए। देखो आप, ये अध्रुवी है, ये ध्रुवीय है। ठीक है, अब इनके ऊपर जो आप कह रहे हैं यहां पे कहीं प्रोटीन होती है, तो ये बाहर की ओर है, अंदर की ओर नहीं है। यानी आंसर क्या हुआ? ये वाला आंसर क्या हुआ? डी। कोशिका भित्ति के अंदर तरल मोजेक मॉडल का प्रस्ताव सिंगर और निकोलसन ने दिया था। बिल्कुल सही बात है, सिंगर और निकोलसन ने बताया था कि तरल मोजेक मॉडल होता है जहां पे वसा की दो परतें होती हैं और इनके बाहर या अंदर प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, प्रोटीन इसके संग हिप हॉप करता रहता है, फ्लिप फ्लॉप करता रहता है। हिप हॉप तो डांस होता है शायद, ये क्या बोल दिया? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता रहता है। यानी बसा जैसे जैसे इधर उधर हिलेगी वैसे ही ये भी हिलेगा, है ना। तो ये चीज हो गई। जी साहब, धन्यवाद। आ गया, स्टेशन पे पहुंच गई गाड़ी। तो आज की स्टेशन पे गाड़ी पहुंच गई है, यानी आज के सवाल खत्म हो चुके हैं। इन सवाल में से कितने आपने सही किए ये आप लोग बताएंगे। कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके क्वेश्चंस फिलहाल हमें लगता है ज़्यादा आसान भी होते हैं। तो उम्मीद किए करेंगे कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बिल्कुल सही किए होंगे। इसी उम्मीद में आज के लिए अगली क्लास के लिए मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर यानी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, यानी पौधों में परिवहन, उसके सवाल करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही। अलविदा, नमस्कार, टाटा, सी यू, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में।